सो स्टूडेंट्स वेलकम। कैसे आप सब? मेटलर्जी पढ़ रहे थे हम एंड मेटलर्जी में लास्ट टाइम हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। आपको पिछला रिवाइज करना है। मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी कर रहे थे। मेटलर्जी में कुछ स्टेप्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे कि ये कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं। लाइक सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, उसके बाद मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, उससे मेटल बनाते हैं, फिर रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो इतना ये लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने कुछ इसके डिटेल में स्टेप भी किए थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 बाय 1 जो स्टेप हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल में ये मेटलर्जी का 3rd लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस तरह से अपने पास हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद मीडियम रिएक्टिविटी आती है, फिर लो रिएक्टिविटी आती है। लो रिएक्टिविटी में आप देखोगे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है। जो गोल्ड प्लेटिनियम है ये तो नोबल मेटल्स हैं, ठीक है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहे। बट जो कॉपर है अपने पास, जो मरकरी है, जो सिल्वर है, इनकी लेस रिएक्टिव है, ये सल्फाइड ओर बनाते हैं, ठीक है। और मीडियम रिएक्टिव है, उसके बाद हाई रिएक्टिव है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो फर्स्ट स्टेप में क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में बहुत कुछ उसमें खास कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें जैसे जो मिल्स यूज़ की जाती हैं, जो क्रशर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर डाल करके वो रॉक्स को हम क्रश करते हैं, मिनरल्स या ओर को हम क्रश करते हैं, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो उस स्टेप में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में हम क्रशिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो जो बड़े बड़े रॉक्स हैं डायरेक्टली उन पर हम केमिकल जो रिएक्शंस हैं, अपनी प्रोसेस है, वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए उनको पहले पाउडर या फिर पार्टिकल में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड अपने पास स्टेप आता है, ठीक है, सेकंड स्टेप अपने पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसके आज हम डिटेल में इसको देखेंगे कि कंसंट्रेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज़। जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में या पार्टिकल्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आपको ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलेगा, उस ओर में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करना। जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक उसमें सॉइल है, कोई उसमें क्ले है, उसमें माइका है, लाइमस्टोन है, ठीक है, उसके अंदर अदर कोई मड टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि फिज़िकली कंबाइंड है, उनको निकालना पहले आसान रहता है। तो इसीलिए जो फिज़िकली कंबाइंड है उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ आल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर। याद है आप लोगों को ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ ओर। एंड इसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तीनों वर्ड आपने याद रखने हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर एंड इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। तीनों प्रोसेस इसमें आती हैं। ये एक ही प्रोसेस के नाम है। और इसमें डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ removing undesired impurities, जो भी ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं फिजिकली जिनको निकाल सकते हैं, अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और किस में से रिमूव करेंगे? ऑब्वियसली जो ओर है अपने पास उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इन इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है द इम्प्योरिटी आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इम्प्योरिटी को आल्सो नोन एज, इसको कहते हैं गैंस। और ये वर्ड बच्चों पूछा जाता है, इसको गैंस कहते हैं या फिर इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसको गैंस
पार्टिकल्स कहते हैं, गैन्स कहते हैं इम्प्योरिटीज़ को, या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो गैन्स या मैट्रिक्स, अब ये कौन कौन सी होती हैं, गैन्स या मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? द इम्प्योरिटीज़ में भी, द इम्प्योरिटीज़ में भी कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं इसके अंदर? इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं सच एज क्ले, सिलिका जिसको SiO2 सैंड कहते हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें, लाइमस्टोन की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और इसके अंदर माइका, जैसे आपने सुना होगा माइका जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ जिसमें होती है, तो इम्प्योरिटीज़ में भी क्ले, सिलिका, सॉइल, लाइमस्टोन एंड माइका। ठीक है, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। सो इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ आर गैन्स और मैट्रिक्स। इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं गैन्स और मैट्रिक्स। ठीक है, सो कंसंट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, इनरिचमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ को, गैन्स को रिमूव कर रहे हैं, मैट्रिक्स को रिमूव कर रहे हैं। एंड वो इम्प्योरिटीज़ या मैट्रिक्स कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती है क्ले, सिलिका, सॉइल, लाइमस्टोन एंड माइका, ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों आप नोट करें कौन कौन से मेथड्स इसमें लगेंगे। ठीक है, पहला एक मेथड अपने पास आता है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैकेनिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है, अपने पास एक ऐसा मेथड है, पहला मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। एक एक की पॉइंट इनके बारे में बता देता हूँ। मैकेनिकल सेपरेशन मेथड होता है हैंड पिकिंग। ठीक है भाई, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड के अंदर होती है हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से आप इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं। जो भी और आपके पास है, आप इम्प्योरिटीज़ को हाथों से निकालते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसमें बहुत, एक तो मैन पावर चाहिए, उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो इम्प्योरिटी का जो लेवल होता है वो भी उसमें ज़्यादा कम नहीं हो पाता। मतलब उसमें हमें प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, प्योरिटी नहीं मिल पाएगी, है ना, वो प्यूरीफाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। सो मैकेनिकल सेपरेशन मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, तो ये हैंड पिकिंग से किया जाता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बिकॉज आपको पता है आजकल मशीन्स का टाइम चल रहा है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तो आगे जो मेथड होने वाले हैं वो ऑटोमेटिक मेथड है, तो इसमें ये मैकेनिकल सेपरेशन मेथड बहुत कम यूज़ किया जाता है। दूसरा अपने पास होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके डायग्राम्स आपको बताऊंगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रोथ जिसको फॉर्म कहते हैं, है ना, झाग कहते हैं। जैसे आप डिटर्जेंट में कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट में आप क्या करते हो, झाग बनाते हो, तो फ्रोथ होता है फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो पहला अपने पास आता है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड, इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग आता है। तीसरा फ्रोथ या फॉर्म फ्लोटेशन मेथड कहते हैं इसको। फोर्थ अपने पास आता है ग्रेविटी सेपरेशन। अच्छा, ये तो फोर्थ अपने पास आ जाएगा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, बट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और लास्ट अपने पास आएगा वो एक केमिकल मेथड होगा, उसका नाम है केमिकल मेथड, उसका नाम हो जाएगा लीचिंग। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये 5 मेथड हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन किसी भी और की कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज
अब इसमें क्या होता है कि हर एक मेथड अलग अलग टाइप के ओर के लिए बना हुआ है, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए जो मेथड होता है, द मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओर, मीन्स ऑक्साइड ओर, इधर इट इज़ ऑक्साइड ओर और सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर और हैलाइड ओर, ठीक है। या तो वो ओर की टाइप पे डिपेंड करेगा या फिर वो इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ कैसी, मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, फिजिकल है, केमिकल है, उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अपने पास 5 मेथड है। मैकेनिकल सेपरेशन मेथड हमने देख लिया है, कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं, मैंने आपको बताया हैंड पिकिंग से इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल मेथड दैट इज लीचिंग। तो 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लें। इतना क्लियर हो गया, इसको नोट करें। कॉम्पिटिटिव लेवल के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को, उसके डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी आप बुक में पढ़ सकते हैं, वही प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको थ्योरी में लिख सकते हैं, ठीक है। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, कि किस चीज़ पर वो डिपेंड कर रहा है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो इसमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अपने पास सेकंड आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अब हाइड्रोलिक वॉशिंग में एक बार आप डायग्राम देख लो, फिर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों ने, इस तरह का एक स्लोपिंग सरफेस होगा, ठीक है, एक स्लोपिंग सरफेस होगा, ठीक। उस स्लोपिंग सरफेस पर क्या होंगे, कुछ वेजेस या फिर कुछ ग्रुप्स इस तरह से बने होंगे, इस तरह से, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस तरह से कुछ ग्रुप्स होंगे, इस तरह से कुछ उसमें वेजेस बने होंगे, ठीक। और ऊपर इसमें यहाँ से वाटर, यहाँ से ये वाटर टैंक होगा, और इस स्लोपिंग सरफेस पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से वाटर को पास करना है, ठीक है। वाटर टैंक से वाटर इसमें धीरे धीरे यहाँ पर स्लोपिंग सरफेस में नीचे आएगा। अब इसमें यहाँ पर होता है, इसी के साथ इधर एक फनल टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है, एक फनल टाइप का यहाँ पर बना हुआ होगा, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। एक फनल टाइप का बना होगा, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक। अब इसमें से क्या होता है, इसके अंदर से इसमें हम भर देते हैं ओर को, जो भी अपना पाउडर्ड ओर है, जो भी अपना ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो ओर है उसको हम यहाँ भर देते हैं, ठीक। और यहाँ से वो नीचे यहाँ ग्रुप्स पे आता है, यहाँ पर वो स्लोपिंग सरफेस पर आएगा। ये क्या है, ये आपके पास है स्लोपिंग सरफेस, स्लोपिंग सरफेस, ठीक है, ये इधर आया। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर से जो भी ओर आ रहा है, ये वाटर यहाँ से आया, ये ब्लू से कर देते हैं वाटर को, ये वाटर यहाँ से आया और इस तरह से ठीक, ये वाटर इसमें होता है। अब नीचे इसमें एक यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ होगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री में एक्जैक्टली ये अलग अलग इसकी वैरायटीज़ हो सकती है हाइड्रोलिक वॉशिंग पे, बट समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम एक बेसिक इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करता है। तो
ये होते हैं इसमें वेजेस, ग्रुप्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वाटर टैंक से जैसे वाटर आता है स्लोपिंग सरफेस पर और यहाँ से हम ओर डाल देते हैं। ये क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है ओर, जो ग्रेनुलेटेड ओर है, जो पाउडर ओर है। जब वो नीचे आता है तो इसमें क्या है कि ओर के जो पार्टिकल्स हैं, जो ओर के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स तो इन ग्रुप्स में यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर फंस जाएंगे वो। जब वो नीचे स्लोपिंग सरफेस में वाटर के साथ आएंगे तो इन ग्रुप्स में क्या फंस जाएगा, इन ग्रुप्स में आ जाएगा ओर के पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स इन ग्रुप्स में आ जाएंगे, ठीक है। बट जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ वाटर के साथ बह करके वो इसमें आ जाएंगी, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ या जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंस कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ इकट्ठा हो गई, ठीक, यहाँ से यहाँ पर वाटर भी आ गया, इम्प्योरिटीज़ भी आ गई हैं, और जो ओर के पार्टिकल्स थे, ओर के पार्टिकल्स यहाँ पर इन ग्रुप्स में रह गए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसका बेसिक प्रिंसिपल देखोगे हाइड्रोलिक वॉशिंग का, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज़। ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज़ की जो डेंसिटीज़ हैं, जब वो अलग अलग होती हैं तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आयरन के एक ओर के लिए इसको यूज़ करते हैं, हेमेटाइट के लिए इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को। तो इस तरह से ओर यहाँ इन ग्रुप्स में ओर फंस जाएगा, उसको हम बाद में अलग कर लेंगे, और जो ये वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ बह करके नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर एक स्लोपिंग सरफेस बनाई हुई है। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, बेसिक एक प्रिंसिपल है, द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज़। ओर पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटीज़ में जो डिफरेंस होता है उस पर ये डिपेंड होता है पूरा का पूरा मेथड, ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो उसमें पूरी थ्योरी गिवन है, थ्योरी में आपको यही बताया हुआ है कि ये क्या क्या प्रोसेस इसमें हो रही है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्लियर हुआ, वो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। डन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया बेसिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। द हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, इट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ बह करके फ्लोट करके नीचे आ जाएंगी, और जो ओर पार्टिकल्स होंगी वो ग्रुप्स में जो वेजेस बने हुए हैं उन वेजेस में वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। उसको बाद में हम यहाँ से अलग कर लेंगे, ठीक। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग हुआ। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद अपने पास, ठीक है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो कम ही पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में फ्रोथ फ्लोटेशन ज़्यादा पूछा जाता है ना, और कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी फ्रोथ फ्लोटेशन है, जो लीचिंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड अपने पास है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब इसके अंदर एक डायग्राम, सबसे पहले तो आप इसमें लिख लें कि इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। कौन से टाइप के ओर के लिए यूज़ होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सल्फाइड ओर जैसे अपने पास कौन कौन से होते हैं, सल्फाइड ओर जैसे ZnS होता है, ठीक है, ZnS होता है, जैसे PbS होता है, जैसे अपने पास होता है HgS, ठीक है, सल्फाइड ओर होते हैं। तो जैसे HgS है, अपने पास सिनेबार होता है, जैसे ये गैलेना होता है PbS, जैसे ZnS जिंक ब्लेंडे होता है, ठीक, जिसको जिंक ब्लेंड या जिंक ब्लेंडे कहते हैं। तो ZnS हो गया, PbS हो गया, HgS हो गया। तो इस तरह के ओर, सल्फाइड ओर के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें करना क्या है, अपने पास एक इस तरह से एक बीकर टाइप का होता है। अब इंडस्ट्री में तो ये बहुत बड़े बड़े एपरेटस यूज़ किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें यूज़ किए जाते हैं, बट समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक बीकर टाइप का होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से इसमें जो ट्यूब होती है यहाँ पर होल्स होते हैं, होल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले तो
ठीक है, यहाँ से ये, ठीक। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फिल करना होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या फिल करना होता है। इसके अंदर होता है, एक तो होता है और, ठीक है, और होगा, उसके साथ और होगा, और के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली और इम्प्योरिटीज़, एंड इसमें हमें ऐड करना पड़ता है पाइन ऑयल या फिर मिनरल ऑयल ऐड करते हैं, पाइन ऑयल ऐड करते हैं, और सोडियम जेंथेट भी इसमें ऐड करते हैं, प्लस इसमें सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट एक जो होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं हम, ठीक। और ये यहाँ से आता है इधर नीचे, ठीक है, यहाँ से ये नीचे इधर पूरा इसको भर देंगे, हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया भाई, ठीक। अब हमने इसमें फिल कर दिया ये, फिर ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये ट्यूब से क्या आता है, इस ट्यूब से आती है कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर इस ट्यूब से आती है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर इस ट्यूब से इसके अंदर आएगी। जब एयर इसके अंदर आएगी तो ये क्या होगा, बिकॉज ये स्टर करने के लिए कि ताकि जो भी हमने यहाँ पर एक मिक्सचर बनाया है ये घूमता रहे, ये इसकी स्टरिंग होती रहे, ठीक है, ये मिक्स होता रहे। तो इसको मिक्स करने के लिए मैनुअली हम इसको मिक्स नहीं करते हैं कि कोई आदमी रख करके वो जो है मैनुअली उसको मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास कर देते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर पास करी, वो उसको घुमाता रहता है। अब ये होल के थ्रू ये एयर इस कंटेनर के अंदर आती है और ये इसको क्या करता है, घुमाता रहता है, इस तरह से इसको ये घुमाता रहेगा। तो ये घूमता रहेगा इसके अंदर जो भी इसका मटेरियल, जो भी मिक्सचर इसका बना हुआ है। अब इसमें आगे क्या होता है, आगे अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, किस टेक्निक, किस बेसिक प्रिंसिपल पे ये टेक्निक बेस्ड है। यहाँ पर जो ओर के पार्टिकल्स होंगे, ओर के पार्टिकल्स वेट होंगे, जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो वेट होंगे ऑयल से, ठीक है। और पार्टिकल्स आर वेटेड बाय पाइन ऑयल या फिर जो भी आप मिनरल ऑयल यूज़ करेंगे उस ऑयल से वेट हो जाएंगे और के पार्टिकल्स। एंड जो गैस होगी, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वेट होंगी वाटर से, ठीक है। तो और के पार्टिकल्स वेट होंगे ऑयल से। जब और के पार्टिकल्स ऑयल से वेट होंगे तो ऑयल से वेट होने के बाद वो धीरे, अब जब ये घूमता रहेगा, इसके अंदर ऑयल भी है, इसके अंदर और पार्टिकल्स आ गए, ये घूमता रहेगा। जब ये घूमेगा तो ये फ्रोथ बनाएगा, फॉर्म बनाएगा, झाग बनाएगा। वो झाग धीरे धीरे इस तरह से उसकी सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो सरफेस है इस कंटेनर की, इस सरफेस पर ये झाग पूरा आ जाएगा और इस झाग के साथ, इस फ्रोथ के साथ कुछ और के जितने पार्टिकल्स होंगे वो इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और के पार्टिकल्स कहाँ आ गए, उसकी जो फ्रोथ है, जो झाग है वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर से वेट हो जाती हैं और वाटर से वेट होने के बाद वो इम्प्योरिटीज़ कहाँ, नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ आएंगी बॉटम पर, इसमें आप लिख सकते हैं ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि बॉटम पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये फ्रोथ बन रहा है, दिस इज फ्रोथ, जिसको आप फॉर्म कहते हैं, फ्रोथ कहते हैं, झाग कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रोथ में स्कीमिंग कर देते हैं। स्कीमिंग करके मतलब इसको वाटर की हेल्प से इस फ्रोथ को हम हटा करके जो और के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ये जो और के पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इस बीकर में अलग से इनको हम
कलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाते हैं आपके पास ओर पार्टिकल्स। ओर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ओर पार्टिकल्स ये अलग से इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद हम गैस जो इम्प्योरिटी है उसको यहाँ से हम हटा देंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। कंसनट्रेटेड ओर आपके पास यहाँ आ जाता है, ओर पार्टिकल्स, बस यही है इसमें, ठीक है। कंप्लीट है, डन है। आपके पास जो ओर है, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो पाइन ऑयल है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जेंथेट भी यूज़ करते हैं, सब इसमें मिला करके इसमें जब हम कंप्रेस एयर पास करेंगे तो कंप्रेस एयर से ये क्या होगा, पूरा घूमेगा, स्टर होगा इसके अंदर। जब स्टरिंग होगी, जब ये घूमेगा तो ओर के पार्टिकल्स ऑयल से वेट होंगे और वो सरफेस पर आ जाएंगे, जो फ्रोथ बनाएंगे, जो झाग बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और उसमें जो ओर के पार्टिकल्स है उसको स्कीमिंग करके, उसको वाटर की हेल्प से हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओर पार्टिकल्स को, दैट इज कंसंट्रेटेड ओर, है ना, कंसंट्रेटेड ओर को हम अलग कर लेंगे। अगर ओर पार्टिकल्स को हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड, बिकॉज ये पूरी प्रोसेस ही किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की है, ठीक। तो आई थिंक इतना इसमें क्लियर हो गया है। जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गैंस हैं, वो यहाँ आ जाएंगे और उनको यहाँ से बीकर से हम बॉटम से उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन क्लियर हो गया है, चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे इसमें मैं बहुत इसमें आपको लिखवा नहीं रहा कुछ, बिकॉज आपको समझ में इसमें आ जाएगा। जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल तो एक एक लाइन का है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लिख लें। बाकी इसमें थ्योरी है, प्रोसीजर की थ्योरी है, तो वो तो आपको वैसे ही देख करके, डायग्राम देख करके समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अपने पास अब कौन सा आता है, अगला बताओ, फोर्थ अपने पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी इसको कहते हैं। सिंपल सा मेथड है, बेस्ड ऑन द, किसके लिए ये बेस्ड होता है, किस पर ये बेस्ड होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन का, कि आपके पास ओर एंड इम्प्योरिटीज़ में से एक तो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट होने वाला होना चाहिए, ठीक है, और एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला नहीं। मतलब एक तो आपके पास टुवार्ड्स मैग्नेट अट्रैक्ट होने वाला चाहिए और दूसरा उसमें जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, ताकि अगर इम्प्योरिटीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है तो इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए, और अलग हो जाए, और अगर और मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो और अलग हो जाए, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं Fe3O4 का, ठीक है। याद है आपको फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में बताया था, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इस फॉर्मूले को कहते हैं Fe3O4। कैसे बनता है, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है। आयरन सेकंड, आयरन थर्ड, दोनों ऑक्साइड को मिला देते हैं, मैग्नेटाइट हो जाता है Fe3O4। और ऑब्वियसली ये किससे अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या होगा, और मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। बट इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इसके अंदर गैस होती है, जो इम्प्योरिटी होती है, दैट इम्प्योरिटी इज़ SiO2, सिलिका। और आपको पता है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होती नहीं है। तो इम्प्योरिटीज़ अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है और मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियसली और उससे अलग हो जाएगा। डायग्राम आपको दिखाता हूँ, बहुत बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हमने करना है, इस तरह का एक फनल टाइप का यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से दो रोलर होंगे। इसको अगर हम इधर बना लें, बिल्कुल कोने में इसके यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इसको बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक नाइफ। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास होता है एक नॉन मैग्नेटिक रोलर। ये रोलर होगा, ये घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये इस तरह से घूमेंगे, नॉन मैग्नेटिक रोलर होगा, नॉन मैग्नेटिक रोलर। और ये आपके पास आएगा, ये आएगा मैग्नेटिक रोलर,
ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर है। इधर आपके पास ये जो आपको बेल्ट दिखाई दे रही है, दिस इज़ लेदर बेल्ट, जो कि कन्वेयर होता है ना, जैसे कन्वेयर होते हैं ना एयरपोर्ट पे, आपने लगेज के लिए कन्वेयर देखे होंगे, तो इसी तरह का एक लेदर बेल्ट, एक कन्वेयर इसमें होता है। और यहाँ आपके पास होते हैं ओर पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ से ये ओर कहाँ आएगा, इस लेदर बेल्ट पर आएगा, ठीक। अब नॉन मैग्नेटिक रोलर है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है, नॉन मैग्नेटिक रोलर इस तरह से घूम रहा है, ये इधर की तरफ बेल्ट आएगी, ये बेल्ट इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, बेल्ट ऐसे जा रही है। अब आप देखोगे जैसे ही आपने और पार्टिकल्स डाले तो ये और पार्टिकल्स भाई इस साइड चले आए, ठीक है। यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होंगे वो, तो ये और पार्टिकल इस तरह से चले आए। अब और पार्टिकल्स में इम्प्योरिटीज़ भी हैं, एंड मतलब हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मैग्नेटाइट का। इसमें जो ओर है वो Fe3O4 है और इम्प्योरिटीज़ SiO2 है, ठीक। अब ये है मैग्नेटिक रोलर, तो ओर तो यहाँ पर चिपक जाएगा, ओर तो यहाँ पर चिपकेगा, और ये हमने एक अलग बीकर यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर एक अलग बीकर रखा हुआ है, ठीक है। अब जो और पार्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ पर चिपक करके, अब यहाँ पर हम एक स्क्रैपर लगा देंगे, स्क्रैपर या एक नाइफ टाइप का लगा देंगे, जो इन और पार्टिकल्स को, क्योंकि मैग्नेटिक रोलर है तो जो और के पार्टिकल्स हैं वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, तो वो अट्रैक्ट होकर धीरे 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 यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर वो एक स्क्रैपर की हेल्प से या फिर एक नाइफ की हेल्प से वो यहाँ पर गिर जाएगा, ठीक है। तो इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके पास मैग्नेटिक ओर, ठीक है। हम इसको किस टाइप का ओर कह रहे हैं, मैग्नेटिक ओर। अब जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ थी वो थोड़ी दूर जाके गिरेंगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ थोड़ी सी दूर जाके गिरेंगी, और ये आपके पास आएगा गैस या फिर इम्प्योरिटीज़, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक। अब इम्प्योरिटीज़ तो अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ी दूर जाके गिर गई, और ये मैग्नेटिक रोलर में अट्रैक्ट हो गया, और तो अट्रैक्ट होकर के आगे जैसे ही बढ़ रहा था तो हमने स्क्रैपर या नाइफ की हेल्प से उसको अलग करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का एक बेसिक प्रोसीजर है, इस तरह से किया जाता है कि ये एक आपके पास और पाउडर इसमें इकट्ठा होगा, फिर ये और पाउडर यहाँ से जैसे नीचे गिरेगा तो कन्वेयर बेल्ट पे, ये जो लेदर बेल्ट है ये इस साइड मूव कर रही है, ये नॉन मैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो अट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये तो इस साइड आई। अब ये मैग्नेटिक है रोलर, मैग्नेटिक रोलर में जो और होगा वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और वो धीरे 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 यहाँ गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, आगे क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक स्क्रैपर लगा होगा, ये नाइफ लगा होगा जो उसको कट करके यहाँ गिरा देगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से आगे आपके पास इम्प्योरिटीज़ आएंगी, गैंस आएंगी, जो कि नॉन मैग्नेटिक होंगी, ठीक है। तो मैं ये जो सिलिका है ना, सिलिका जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी कौन है, इम्प्योरिटी यहाँ पर कौन है, जो गैंस है दैट इज़ सिलिका SiO2, और वो कैसी है, दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक, वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक है तो आगे आकर के यहाँ पर गैंस गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटाइड है, जो मैग्नेटिक ओर है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास जो भी ओर या इम्प्योरिटीज़ है वो वन मस्ट बी अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, वो तो एक तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होनी ही चाहिए और दूसरा उसमें रिपेल होना चाहिए। तो इम्प्योरिटीज़ अलग हो गई हैं, वो नॉन मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, और आपके पास मैग्नेटिक है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। बताओ इतना क्लियर हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। तो 4 टेक्निक हमने पढ़ ली है। लास्ट अपने पास रहता है केमिकल सेपरेशन, जिसको लीचिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं उसमें, बस आप डायग्राम को देखो अच्छे से, बेसिक प्रिंसिपल को याद रखो, बाकी प्रोसीजर आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे इसमें देखते हैं। अच्छा, अब आगे इसके अंदर है केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, ठीक है भाई, केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। तो 5th अपने पास लास्ट केमिकल सेपरेशन और लीचिंग जिसको कहते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी ओर और इम्प्योरिटीज़ केमिकली मिक्स होती हैं, ठीक है, उनको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि सिलिका वाली हमने जो नॉन मैग्नेटिक थी उसको अलग कर लिया मैग्नेटाइट से, तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में ऐसे ओर को यूज़ करते हैं जो कि जिसमें इम्प्योरिटीज़ केमिकली कंबाइन होती है, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड बनाकर हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, लीचिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास एक ओर होगा, इसमें एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आपके पास जैसे एक ओर है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ओर है दैट इज Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट आपके पास एक ओर है, Fe2O3 आपके पास ओर है, ठीक है, Fe2O3 आपके पास ओर है। अब इस ओर में इम्प्योरिटी है या जो गैंस है दैट इज 2 इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर है सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3, ये दोनों इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। और है अपने पास Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट, और गैंस है अपने पास SiO2 सिलिका एंड Al2O3। अब ये केमिकली कंबाइन है, तो इसमें बाकी अदर मेथड जो है वो नहीं लग पाएंगे, तो इसलिए हमने लीचिंग मेथड को चूज़ किया है कि केमिकली कंबाइन इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाया जाए। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो Fe2O3 ये दोनों इसी के अंदर है इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो Fe2O3 को हमें किसी भी एक केमिकल रिएजेंट से उसको ट्रीट करवाना है, जैसे यहाँ पर ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है। अब Fe2O3 अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, अच्छा इसमें आप चेंजेस कर लें, इसमें आप थोड़े से चेंजेस कर लें। यहाँ पर हम ओर को ले लेते हैं Al2O3 और इम्प्योरिटीज़ अपने पास आ जाती हैं सिलिका दैट इज़ SiO2 एंड Fe2O3, ठीक है। ये अपने पास 2 इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, ये 2 इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी SiO2 सिलिका और Fe2O3, ये गैंस हो जाएगा, और अपने पास होगा Al2O3 एल्यूमिना, जिसमें से हमें क्या करना है, ठीक है, एल्यूमिना Al2O3, जिसमें से हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है। तो इसमें ऐसा मेथड यूज़ करते हैं कि जैसे Al2O3 को हमने NaOH के साथ डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है, अब वो डिज़ोल्व हुआ तो उसमें से एक इम्प्योरिटी डिज़ोल्व होगी, दूसरी इम्प्योरिटी डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। जैसे हमने Al2O3 को, देखो रिएक्शन से समझाता हूँ, रिएक्शन से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने Al2O3 को NaOH के साथ ट्रीट करवा दिया, ठीक है, अब इसके अंदर वो दोनों इम्प्योरिटीज़ हैं, वो दोनों इम्प्योरिटीज़ अभी इसी के अंदर हैं, ठीक है। जैसे Al2O3 प्लस बोथ इम्प्योरिटीज़ और NaOH के साथ ट्रीट करवाया, तो ये बन जाता है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। आपने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस इसमें H2O बन जाता है, ठीक है। अब सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, साथ में इसके अंदर जो दोनों इम्प्योरिटीज़ थी, इन दोनों इम्प्योरिटीज़ में से एक डिज़ोल्व होगी और दूसरी डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, एक डिज़ोल्व होगा दूसरा डिज़ोल्व नहीं होगा। SiO2 इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, SiO2 डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर जो 2 इम्प्योरिटीज़ थी, अब उसमें से SiO2 डिज़ोल्व हो जाएगा और इसके अंदर डिज़ोल्व होकर के बनाएगा Na2SiO3, इसको कहते हैं सोडियम सिलिकेट प्लस H2। अब आप देखो कि ये एक इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व हो गई, बट जो Fe2O3 है वो यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। मतलब Fe2O3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये जैसे स्टेप 1 था अपना, ठीक है, इसको स्टेप 1 मान लिया हमने कि स्टेप 1 में हमने Al2O3 को NaOH के साथ ट्रीट करवाया, तो उसके अंदर जो 2 इम्प्योरिटीज़ थी, एक तो कौन सी थी, SiO2, उसका तो सॉल्यूशन बन गया, वो तो डिज़ोल्व हो गई, प्लस जो सेकेंड इम्प्योरिटी थी दैट इज़ Fe2O3, इट कैन नॉट डिज़ोल्व इन NaOH and cannot be dissolved in NaOH and can be separated by filtration, ठीक है।
फिल्ट्रेशन लगा करके उसको सेपरेट कर देंगे। तो एक इम्प्योरिटीज़ तो अपनी गई, कौन सी, Fe2O3 तो चली गई। ठीक है, ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब कुछ समझ में आया? देखो अपने पास एल्यूमिना Al2O3 था, NaOH के साथ हमने ट्रीट किया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, इसके अंदर दो इम्प्योरिटीज़ थी, एक डिज़ोल्व हो गई, दूसरी नहीं हुई, तो ये वाली इम्प्योरिटी तो गई बाहर, फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। अब बचा ये वाला इम्प्योरिटी SiO2 का। SiO2 की जो इम्प्योरिटी बची हुई है, अब स्टेप 2 होगा। ठीक है, अब इसका स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, अब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। अब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। किसको? ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो प्रोडक्ट मिले हुए हैं, इनको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। तो जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो NaAlO2 तो वाटर के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। प्लस इसमें प्लस में मैं देख लेता हूँ, प्लस इसके अंदर NaOH बाहर निकल जाएगा, प्लस इसमें NaOH बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और NaOH बाहर निकल गया। बट सेकंड स्टेप में जो ये होगा, जो सोडियम सिलिकेट होगा, वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप में हम ये लिखेंगे कि सोडियम सिलिकेट जो है, सोडियम सिलिकेट कैनॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, और अब उसको जब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो नीचे वो सेडिमेंट हो जाएगा एंड सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, और फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर लेंगे। लो गई, दूसरी इम्प्योरिटी भी बाहर चली गई। ठीक, तो Si पहले स्टेप में कौन गया, Fe2O3 तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, वो बाहर निकल गया और दूसरे में सिलिका चला गया। अब अपने पास AlOH होल थ्राइस है, इसको हीट करके AlOH होल थ्राइस जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करके इसमें से एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लेंगे। बस इसको हीट करके एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से ये लीचिंग की प्रोसेस होती है, केमिकल सेपरेशन होता है। क्या करना है, जो Al2O3 ओर है उसमें दो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक होता है सिलिका, दूसरा Fe2O3 की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले NaOH के साथ उसको डिसॉल्व करते हैं। तो NaOH में Fe2O3 डिसॉल्व नहीं होता है, तो Fe2O3 इट कैन नॉट डिसॉल्व इन NaOH एंड सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वो तो गया बाहर। दूसरा बचा SiO2। अब सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ डिसॉल्व करना है, तो सोडियम सिलिकेट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो ये वाली इम्प्योरिटीज़ भी गई बाहर, दोनों इम्प्योरिटीज़ बाहर आ गई। लास्ट में बच गया AlOH होल थ्राइस, जिसको हीट करके आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे एल्यूमिना मिल जाता है और उससे आपको प्योर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कहानी केमिकल सेपरेशन और लीचिंग की। केमिकल सेपरेशन और लीचिंग की कहानी क्लियर हो गई है। तो हमने आज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या जिसे ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, ये प्रोसेस पूछी जाती हैं। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपने इसको रिवाइज करके आना, प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, चलो अब इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर नोट्स अपलोडेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।